हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगवार ERDR यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइंड टेस्ट और टेस्ट कोड 07 जो संडे को हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? अ व्हील इज एट रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड बिकम 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। जैसे बेटा हमारा लीनियर इक्वेशंस होती थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग भी इक्वेशन लगाते हैं। और ये कौन कौन सी इक्वेशन होती है? यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और एक हमारे पास इक्वेशन होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ये होती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जैसे कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा व्हील एट रेस्ट। व्हील एट रेस्ट का मतलब ये ओमेगा नॉट, दैट मींस द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन दैट 0, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, दैट मींस यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन इसको लगातार मिल रहा, और ये क्या हो रहा, बिकम्स 80 रेडियन पर सेकेंड एंड इट एक्वायर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 80 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमारे पास थीटा निकालना है, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लगा दें, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो बेटा तो ये 0 हो जाएगा, अल्फा हमें निकालना है, ये 5 है और ये 80 है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पहला तो 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट क्योंकि रेस्ट में है, प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ये 1/2 अल्फा की जगह 16 आ गया, एंड दिस इज 5 का स्क्वायर, 2 8 जा 16, 5 25 8 200, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152 स्टेटमेंट 1, if the separation between two particles does not changes then their relative velocity will be 0। तो बेटा जरा यहाँ पे देखना, ये मजेदार है क्या, अगर ये एक बॉडी हमारे पास यहाँ है और दूसरी बॉडी यहाँ पे है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही, दोनों के बीच का सेपरेशन यानी इनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेटिव एस रिलेटिव चेंज नहीं हो रहा, तो वी रिलेटिव तो 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पे चल रहा हो, ये कर्व पाथ पे चल रहा और ये इसका सेपरेशन लगातार इतना बना हुआ है, तो वेलोसिटी की यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो देखिए सेपरेशन तो उतना ही बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, तो उस केस में इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 नहीं होगा। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन भी हम कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन का है तब हमारे पास ये ट्रू होता। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन होता है, दैट मींस ये दोनों फॉल्स हैं, डी ऑप्शन सही होगा। व्हेन पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी बॉडी किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा v, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है तो ये बॉडी एक्सेलरेट होती है, यानी क्या होगा, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा और एक्सेलरेशन भी लगातार चेंज हो रहा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 154, particle located at x equal to 0 at t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with velocity v that varies as x is equal to alpha root x. The displacement of particle varies with time. Displacement और time, तो भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, v is equal to alpha under root of x। हमें x और t में चाहिए, तो वेलोसिटी को हम क्या dx अपॉन dt नहीं लिख सकते, और इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, हमें टाइम और इसमें चाहिए रिलेशन,
तो इसको हम dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x लिखेंगे एंड दिस इज अल्फा dt लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऊपर जाके x की पावर -1/2 बनेगा। x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा के, जो कि x टू द पावर n+1 होल अपॉन n+1, -1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 अपॉन कितना 1/2 आ जाएगा, एंड दिस इज अल्फा इंटू टी। ठीक है, हमें प्रोपोर्शनलिटी देखना है तो इनसे कोई मतलब नहीं, x 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा एंड दिस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा। कहीं पे है क्या, कहीं पे है क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइट सोर्स फ्रॉम अ फोटो सेल इज r1, photo electric current I1, if the distance becomes R2, this is R2, then the current is I2, the ratio of I1 ratio I2। तो बेटा जो ये फोटो करंट होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस, लाइट सोर्स से जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप खुद ही यहाँ पे समझ सकते हैं I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। कहीं है क्या, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156, द रिलेशन बिटवीन एन एंगुलर वेलोसिटी, द पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो हम लोग ने रिलेशन पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, और इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो a वाला होता है ओमेगा क्रॉस r। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और डिस्टेंस आगे बढ़ रहा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कोई भी एक, सपोज ये हमारे पास कार है, बस है, मोटर है, कुछ भी है, इसके पास एक, हमारे पास एक मैक्सिमम यहाँ पे स्पीड है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, डी एक्सेलरेट होगा और कुछ दूर जाके ये गाड़ी रुक गई है, तो यानी वेलोसिटी डिक्रीज करा, यानी हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन, जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम यहाँ पे रहा होगा और कुछ देर बाद ये 0 हो जाएगा, ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू आइडेंटिकल ट्रेन टेक 3 सेकेंड टू पास वन अनदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, but take only 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%. The time one would take to pass the other when going in the same direction। दोनों लेंथ बिल्कुल आइडेंटिकल, कहने का मतलब है कि जो दोनों ट्रेन हैं उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर है, तो अगर पार करना होगा तो दोनों की आपस में लंबाई पार करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसके पास इन्होंने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए एक ट्रेन नंबर 1 ये है और ट्रेन नंबर 2 है, अरे भाई इसको पास कर रहे हैं एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक की स्पीड x होगी, दूसरे की स्पीड y होगी, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस मिला लें अपॉन स्पीड, ये होगा। तो जब ये अपोजिट साइड में चल रही तो 3 सेकेंड लेती हैं, यानी ये d अपॉन x प्लस वाई जो है वो 3 दे रखा है, यानी अगर यहां से देखो तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3y हो जाएगी। अच्छा भाई, उसके बाद ये कह रहे हैं क्या कि बट टेक ओनली 2.5 सेकेंड इफ स्पीड ऑफ वन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी इसमें 50% और बढ़ा दिया जाए एक, तो अगर x 100 है तो 50 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या 1 है तो उसमें 50% कितना 0.5 हो जाएगा। तो हम x माने थे 50 बढ़ाएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 1.5x हो जाएगा। तो यानी d अपॉन जब हम इसको 1.5x करते हैं, क्यों, क्योंकि x की स्पीड में ये 50% इंक्रीज कर दिया गया है, प्लस y इज इक्वल टू ये हमारे पास 2.5 है, तो इस केस में d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3.7x प्लस 2.5y। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट कर लीजिए, तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वेट करने पे हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3.75x प्लस 2.5y। जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको 3.75, ठीक है, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं,
तो हमारे पास मिलेगा 0.5y इज इक्वल टू 0.75x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 0.75 अपॉन 0.5। ठीक है, 0.5 कितना x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ये आ जाएगा आपके पास 1.5, ये आ जाएगा 1.5x, यानी जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1.5x। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू रख लीजिए, तो d की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो y की जगह 1.5x रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1.5 यानी हो जाएगा कितना 4.5, यानी आ जाएगा ये 7 से जब ऐड करेंगे 7.5x आ जाएगा। दूसरा कलर हम यूज कर लें एक, यहां पे ध्यान दीजिए, इफ द स्पीड ऑफ 150%, ये हम लोग कर लिया। आगे क्या कह रहा था, टाइम वन वुड टेक टू पास अदर व्हेन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट द देयर ओरिजिनल स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे बेटा, यहाँ पे ध्यान दे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, तो ये t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ जाएगा 7.5x, और रिलेटिव जब निकालेंगे तो y माइनस एक्स, दोबारा मैं वैल्यू रखता हूं तो 7.5x अपॉन y की वैल्यू कितनी थी 1.5x माइनस एक्स, तो x कॉमन लेके कट जाएगा, ये आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 0.5, 15 पचे 75, 15 आ जाएगा, यानी टाइम कितना आ जाएगा 15 सेकेंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ्स ऑफ टू पार्टिकल्स सेम masses are same are in the ratio 1:2, same masses ratio 1:2, then the order to have the same centripetal force, then speed should be in ratio, their speeds should be in ratio। तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए F सेम है तो यानी m भी सेम है, तो हमारे पास कौन कौन बचे, v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स हमारे पास क्या मिल गया, दिस v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, दिस इज अंडर रूट। r1 की वैल्यू क्या है 1 है और r2 हमारे पास 2 दिया हुआ है, दिस इज द रेशियो 1:2। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट with a velocity u relative to a lift and time to flight is found to be t, acceleration with which the lift is moving up will be। तो ध्यान दीजिएगा बेटा जरा, बॉडी को फेंका गया है v वेलोसिटी से, यहां पे अगर हम ध्यान दें, अगर ये हमारे पास लिफ्ट है और इसमें इस ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका गया है, g तो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा और ये एक्सेलरेशन इसका a है सपोज। ठीक है, तो अब यहां बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा जरा ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो होगा वो कितना होगा g प्लस a होगा लिफ्ट का, और प्लस साथ ही साथ क्या होगा जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा। तो अगर हम लोग देखें कितना डिस्टेंस चला है तो s इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बॉडी की बात कर रहे हैं, ये हमारा आएगा किसके लिए, बॉडी के लिए। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर देखें तो बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो तो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ, और ये बॉडी का एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे g प्लस a और इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये अच्छा अगर ये ऊपर ये दे रखा है हमारे पास तो ये वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये कितना हो जाएगा ut इज इक्वल टू हाफ g प्लस a इंटू टी स्क्वायर, एक t से t कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा 2u
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी टी प्लस ए इंटू टी, यानी इसको इधर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2u माइनस जी टी अपॉन टी इज इक्वल टू ए। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर लिफ्ट, और ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 में द ग्राफ इज शोइंग दैट द फोटो करंट विद द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट दैट। यहां पे अगर ग्राफ को देखिए तो ये वाला ग्राफ यानी ए वाला और ये बी वाला आगे चल के ये बिल्कुल ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इनको यहां से मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या, ए और बी दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, इंटेंसिटी सेम है। फिर बी और सी को देखें, अगर आप बी और सी को देखें तो ये सेम कट ऑफ वोल्टेज है V0, कट ऑफ वोल्टेज बिल्कुल सेम है, यानी जितना भी एक्सल निकलने के बाद, मेटल से निकलने के बाद जो इनकी एनर्जी रही होगी वो बिल्कुल सेम रही होगी, तभी तो सेम कट ऑफ पोटेंशियल लगा के रोका गया होगा। एनर्जी सेम रही होगी यानी इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में सेम रही होगी, तो ए और बी का इंटेंसिटी सेम होगा और बी और सी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। कहीं पे दिया है क्या, ए एंड बी have the same intensity and C have same frequency. Question number 162. The tension in a string revolving in a vertical circle with mass m at the end when it is at the lowest position. तो देखिए बेटा, अगर कोई भी बॉडी कोई सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, वर्टिकल सर्किल में मोशन कर रही है, अगर ये लोवेस्ट पॉइंट पे है तो आपको मालूम है हमेशा इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, और ये जो रस्सी जहां से ये जुड़ी हुई है इसको घुमाया जा रहा, तो हमेशा इसमें एक टेंशन भी काम कर रहा होगा। रस्सी, टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है जो पुल करने का काम करता है। अच्छा, जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो रिक्वायर्ड इसको चाहिए एक फोर्स, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि होता है mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे देखिए ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ काम कर रहा होगा, तो अंदर की तरफ काम कर रहा होगा तो आप क्या कह सकते हो, अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यानी T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, और प्लस का ये हमारा mg हो जाएगा। मतलब कि ये C पे दे रखा है mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट क्रॉसेज द रिवर विथ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। तो देखिए बेटा, जो भी दिया होता है बोट या मैन की स्पीड वो रिलेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस वाटर फ्लो या रिवर जिसको हम कहें, यानी ये दे रखा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद कह रहे हैं क्या, हमारे पास पॉसिबल अगर हमें रिवर के लिए निकालना है, यानी ये वाला हमें रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये जाना है तो ये शॉर्टेस्ट क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड पे सीधे पहुंच जा रहा हो, और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर जो कि 15 मिनट में जा रहा, तो अगर इधर सीधे जाएगा तो कितना इसको वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/15, r में कन्वर्ट करेंगे 60, 15 चौक 60, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 4। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये 5 है 4 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड होगी हमारी किसकी, रिवर की। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन अ ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस r। कभी भी ओवर ब्रिज का क्वेश्चन आए तो ओवर ब्रिज को आप इस तरह से देखिए, फ्लैट मत देखिएगा, ओवर ब्रिज इस तरह से, दैट मीन्स ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा। द ड्राइवर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज। एक कांस्टेंट स्पीड से ये बढ़ रहा है, यानी यूसीएम करने की कोशिश कर रहा, तो अगर कहीं पे भी जाएगा, किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर इसका n काम करेगा और नीचे की तरफ हमारा mg काम करेगा। अगर हम देखें कुछ पर्टिकुलर एंगल भी बना रहा होगा तो इधर सेंटर की तरफ ये जो होगा हमारे पास mg का कोई एक कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करेगा, और बॉडी कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो हमारे पास इसके सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड द mv स्क्वायर अपॉन r। तो अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन, तो अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, mg, और ये cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। n की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये mg cos थीटा
और ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा n की वैल्यू आई एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जैसे जैसे जाएगा तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी ये जो n की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। A particle is moving in vertical circle. The tension in a string when passing through two position at angle 30 degree and 60 degree from vertical are lowest position are T1 and T2 respectively then। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा कि अगर कोई भी बॉडी किसी वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे सपोज ये थीटा है तो ये टेंशन इसमें टी है, तो ये वाला टेंशन ये हमारे पास टी कॉस थीटा होगा और इधर की तरफ टी साइन थीटा होगा, ठीक है। और इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा mg। तो यहाँ अगर हमें सिर्फ टेंशन की बात करनी है, ये वाला प्रोवाइड ये वाला इधर की तरफ लगेगा, तो ये टी कॉस थीटा को अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये तो बदलेगा नहीं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा होगा। जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में फिर से देख लिए, कॉस थीटा धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा ना तो बिल्कुल सीधे सेंटर पे ऐसे दिखने लगेगा, यानी ये क्या होगा, एंगल 0 की तरफ भागेगा। कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो एंगल 0 की तरफ भागेगा, ठीक है। तो कॉस पूरा थीटा 1 देने लगेगा। यहाँ वाले क्वेश्चन में बात करें तो ये कॉस थीटा, यानी कॉस अगर आप देखें इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कॉस थीटा होल कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी तो टी ज्यादा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो टी कम होगा। तो आपको अगर पता है कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है भाई, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। √3/2 बड़ा है तो टेंशन छोटा होगा, ठीक है। ये किसके लिए, 30, यानी 30 वाले पे टेंशन कम होगा और 60 वाले पे टेंशन ज्यादा होगा। यानी क्या कह सकते हैं हम कि ये T1 छोटा होगा और T2 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। कहीं दिया हुआ है क्या, ये दे रखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165, पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्किल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। लोवेस्ट पोजीशन से हम आगे की तरफ इसको बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये इस तरह से है, जब ये आगे बढ़ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मूव कर रहा है वर्टिकल सर्किल में, तो यहाँ पे इस पे काम कर रहा होगा इसका वेट कॉल्ड mg, और ये टेंशन इधर की तरफ होगा, ठीक। सपोज ये थीटा एंगल पे है तो यहाँ पे इस mg के भी कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, है ना। तो ये एक होगा हमारे पास कितना, mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। वर्टिकल सर्किल में है तो सेंटर इसका यहाँ पे है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर अंदर की तरफ काम करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना इस पे काम कर रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, रेडियस कैपिटल में लिख दिया। तो यानी ये T इज इक्वल टू कितना होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, और प्लस का हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। आपको मालूम है cos 30 की वैल्यू, अब देखिए सब कुछ तो सेम आएगा, यहाँ पे मेन बात टिक रही है किस पे, cos थीटा पे। cos थीटा की 2 वैल्यू, एक है 30 डिग्री के लिए और एक है 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और 60 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ पे ये प्लस में दे रखा है तो √3/2 बड़ा है और 1/2 क्या है, छोटा है। तो √3/2 किसके लिए, 30 के लिए। तो √3/2 जब हम रखेंगे तो ये t की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और 1/2 रखेंगे तो ये t की वैल्यू कम मिलेगी। यानी ये 30 डिग्री वाले के लिए ज्यादा होगा और 60 के लिए कम होगा, यानी ये सी ऑप्शन सही होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। अगला क्वेश्चन है 166, कार विद अ वर्टिकल विंडशील्ड मूविंग अलोंग इन अ रेन storm at a speed of 40 km/h. The raindrop fall vertically
with the terminal speed of 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल विद विच द रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंड। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पास ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये कार चल रही होगी और ये वर्टिकल ये हमारे पास आ गया है कितना, ये जो आ गया है ये हमारे पास दिया हुआ है बेटा, ये है 20 मीटर पर सेकेंड जो कि रेन ड्रॉप है। जरा यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं अपना क्या, ये वेक्टर वाला तरीका लगा लेते हैं। तो कुछ ये इस तरह से 40 किलोमीटर पर आवर ये होगा और इसको रेन वाले को जोड़ लेते हैं जो कि 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वाला हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमको देखना होता है, आएंगे तो ऊपर से ही देखेंगे, बारिश हो रही होगी, ये थीटा होगा, ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ओवरऑल हम कैसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ये थीटा होगा तो ये वाला भी वैल्यू हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो इसके करस्पॉन्ड अगर हम इसको मिला लें तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी जरा देखिए, या फिर हम यहाँ पे आंसर जो है टेन थीटा में ही है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये हमारे पास 40, जो ये होगा वही ये वाली वैल्यू होगी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ये जो बेस वाली वैल्यू ये 20 है, ये 20 टू जा 40, 2 9 जा 18, यानी tan थीटा आ गया 5/9, थीटा हो गया हमारे पास tan इनवर्स 5/9, यही वैल्यू सही हो जाएगी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन फिगर, द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज NA एंड NB व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए बेटा, ये कर्व पाथ पे है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ इसका मास mg काम कर रहा होगा, ऊपर की तरफ ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन NA काम कर रहा होगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो इसके सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड द mv²/r। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना mv²/r होगा, यहाँ पे देखिए जरा कर्व की तरफ नीचे नेट हमको चाहिए, तो नेट चाहिए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा mg, ठीक है, माइनस n इज इक्वल टू mv²/r, दोनों का शेप उसी तरह से है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg माइनस mv²/r। ठीक है, यहां पे देखिए जिसका रेडियस बड़ा होगा, अगर रेडियस बड़ा है, ये r वाली वैल्यू क्या है, ये लार्ज है, ये लार्ज है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू स्मॉल मिलेगी और mg में से स्मॉल वैल्यू हमने माइनस की, ठीक, और दूसरे वाले में ये क्या है, r छोटा है, ये r स्मॉल है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। इस mg से स्मॉल वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ज्यादा आएगा, और mg से कंपैरेटिवली और बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट उससे छोटा आएगा। यानी यहाँ a पे जो टेंशन होगा वो b की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। अगर इस तरह से, तो आपको याद रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा होगा ये n की वैल्यू भी उतनी ज्यादा आएगी, यानी a पे जो होगा वो ज्यादा होगा और b पे कम होगा नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल हैव आइडेंटिकल चार्जेस इफ दे आर द एक्सेलरेटेड थ्रू आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस देन द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, और p को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो √2m × k, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है। ठीक है, यानी अगर हम λ1/λ2 लेंगे तो क्या होगा, √m2/m1 आएगा, √m2/m1, √m2/m1, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट सो दैट द स्ट्रिंग just slack at the highest point in the vertical circle of radius L। तो बेटा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू C होगी √5gl, 5gl होती है अंडर रूट में। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 170, स्मॉल बॉडी ऑफ मास m मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द
सेमी स्पेयर, सेमी क्या हेमी स्पेयर कहिए इसको, ऑफ रेडियस आर इफ इफ लीव द हेमी स्पेयर एट अ पॉइंट दैट इज एट अ डिस्टेंस h बिलो द वर्टेक्स देन, यानी ये वर्टेक्स है, ये कोई पॉइंट है, यहां से h डिस्टेंस पे ये आ गया है, h नीचे, यानी यहां पे ये मिलाएं तो ये पॉइंट किसी q पे आ गया है। तो यहाँ पे h और इस r में हमको रिलेशन पता करना है, h और r में रिलेशन पता करना है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर ये बॉडी यहाँ पे है, ये सपोज बॉडी यहाँ पे है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमेशा काम करेगा इसका क्या, वेट। तो अगर हम लोग ये वाला देखें, अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है ना, अगर ये एंगल थीटा, ये वर्टिकल से थीटा, तो ये वाला भी हमारे पास थीटा, तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा क्या इधर की तरफ mg cos थीटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये mg cos थीटा होगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर वाला mg sin थीटा होगा। ठीक, सेंटर की तरफ यही काम कर रहा। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा तो इसको रिक्वायर्ड चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट जो सेंटर की तरफ, तो नेट सेंटर की तरफ कितना काम करेगा, ये mg cos थीटा, और बाहर की तरफ है हमारे पास n, यानी ये हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा माइनस n। क्लियर। अब यहां पे ध्यान देना है हमको क्या, कि f ये क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होगा, और ये mg cos थीटा माइनस n होगा। अब आगे कहा है कि व्हेन इफ लीव द हेमीस्फेयर, तो जब लीव करेगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा mg cos थीटा, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा rg cos थीटा, ये v स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब यहां से चला है यहां पे पहुंचा है, तो यानी इसकी एनर्जी में चेंजेस, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें, ये मान लो कोई पॉइंट P से Q पे पहुंचा है, तो कैसे हम लगाएंगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। एक काम और कर सकते हैं बेटा, कि यहाँ पे cos थीटा अगर हम लोग देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास टोटल r होगी तो r माइनस h, ये सामने परपेंडिकुलर और ये वाली वैल्यू बेस हो जाएगी। तो हमारे पास cos थीटा, यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो r का ही काम करेगा, यानी r माइनस h अपॉन r आएगा cos थीटा की वैल्यू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और जब ये ऊपर होगा तो r डिस्टेंस पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू r होगी। जब यहां पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, यही जो v यहां पे आ रहा यही वाला, ठीक है, ये v स्क्वायर और प्लस mgh, तो नीचे से कितनी हाइट पे है, r माइनस h हाइट पे, तो mg r माइनस h, ये कटा ये कटा ये कटा, क्या मिला हमारे पास, gr माइनस gr इज इक्वल टू मिला हमारे पास हाफ v स्क्वायर प्लस g इन ब्रैकेट r माइनस h। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा rg cos थीटा, ये आएगा gr इक्वल टू 1/2, और ये आ जाएगा बेटा rg cos थीटा और प्लस g इन ब्रैकेट r माइनस h। देख रहे हैं जी सब जगह से कट चुका है, cos थीटा की वैल्यू आपको r माइनस h अपॉन r है, r इज इक्वल टू 1/2 r, cos थीटा की वैल्यू r माइनस h अपॉन r, और प्लस r माइनस h, ये भी कट जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए माइनस h 1/2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, इधर प्लस का आके 3/2 h हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए ये हो जाएगा ये 1.5 r और r,
यानी 1.5 r, और ये r माइनस हो जाएगा, इधर आके हाफ r बचेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और h इज इक्वल टू आ जाएगा r/3। कहीं पे है क्या, h इज इक्वल टू r/3, यही आंसर हो जाएगा। बड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था। यहां पे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल पार्टिकल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय थ्रेड एज शोन इन फिगर। ऑल 3 पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट पॉइंट O। If the speed of outermost particle is v0, then the ratio of tension in the 3 section of ring। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे टेंशन हमेशा पुल करने वाला काम करता है टेंशन, तो टेंशन ये TC हो जाएगा और ये सेंटर की तरफ हमेशा काम करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो TC जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। तो r की जगह कितना हो जाएगा, l यानी 3l हो जाएगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब इस b की बात करेंगे तो TB में कितना हो जाएगा, इसको खींच रहा होगा इधर वाला भी, है ना, तो ये जो TB हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, T में C को ऐड करेंगे प्लस mr, इसके लिए 2l ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब हम लोग TA की बात करेंगे तो उसमें TB आ जाएगा और प्लस m, यहाँ A से डिस्टेंस केवल ये हमारे पास L और ओमेगा स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट समझे जरा। जब ये C आ जाएगा इसमें तो 3 ये है, C वाले की बात करें तो समझिएगा बेटा जरा, तो हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनका रेशियो, तीनों का C से A की तरफ रेशियो। तो यहाँ पे 3l है, ठीक है, और जब यहाँ पे आएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5l, m ओमेगा स्क्वायर सेम है, कट जाएगा, और ये 5 और 5 में फिर l जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6l हो जाएगा, l भी कटेगा, 3:5:6 का रेशियो आएगा। कैसे, 3 है ये इसमें ऐड होगा तो 3:5 हो जाएगा, ये 5 वाला इसमें ऐड होगा तो 5:1:6 हो जाएगा, यानी 3:5:6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है 172। अ बोटमैन could row his boat with the speed 10 meter per second. He want to take his boat from P to Q, point Q as just opposite on the other bank। मान लीजिए ये है हमारे पास P है, P से Q जस्ट अपोजिट ये जाना चाहता है अदर बैंक। रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर जा रही है। ही शुड रो हिज बोट। तो आपको मालूम है क्या कि अपोजिट बैंक पे जाना होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए हमें कूदना पड़ता है, यानी इसको यहां से जंप करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे जंप करेगा तो ये 10 है और ये हमारे पास 4 है, वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बनाते, ये शॉर्टकट है याद रखना पड़ेगा, वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए कूदना पड़ेगा। तो यहाँ ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है हमारे पास 4, तो 4/10 यानी 2/5 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2/5 और वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 2/5 विद PQ अप द स्ट्रीम, PQ अप द स्ट्रीम, यही हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है, हैवी एंड बिग स्फीयर इज हैंग विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, दिस स्फीयर मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल देन टाइम पीरियड इज। तो इसमें क्या देखना है, हमको ध्यान देना है, देखिए क्या है कि ये हमारे पास, ये सपोज यहां से इस, ये कोई बॉडी है और इसको हम किसी हॉरिजॉन्टल सर्किल में इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल में। तो बेटा देखिए जरा, ये कहीं पे भी अगर इस पार्ट पे आएगा तो ये वाली पोजीशन बनाएगा, इस रस्सी में टेंशन T होगा स्ट्रिंग में और ये थीटा है, तो यहाँ पे इधर की तरफ होगा इसका वेट कॉल्ड mg। अब ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ T cos थीटा होगा और इधर की तरफ जो होगा वो T sin थीटा होगा। क्लियर हो रही होगी बात। हमको क्या मिला, T cos थीटा इज इक्वल टू mg मिला, ठीक है, और ये जो T sin थीटा है ये आप देख रहे हैं सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा और यही दे रहा होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये T sin थीटा इज इक्वल टू
एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों हमने कहा, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक, यहाँ पे जरा इस आर को देखिए, ये पूरा रेडियस है इसका आर, ठीक, और ये लेंथ हो गई हमारी किसकी, इस पेंडुलम, जो ये लटका हुआ पेंडुलम या स्ट्रिंग की बात करें जिस मास से लटका हुआ है उसकी। तो यहाँ पे आर इस ट्रायंगल से निकालोगे तो क्या आएगा, थीटा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज ओवरऑल आएगा एल, ये आ जाएगा एल साइन थीटा, यानी ये हमारे पास टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, टी इज इक्वल टू आया एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहां पे क्या था हमारे पास, टी कॉस थीटा एम जी, इसको ले लो जरा, टी कॉस थीटा और एम जी, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो बेटा। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ध्यान दो जरा, डिवाइड करने पे ये आ जाएगा, टी से टी कट गया, एम से एम कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा कितना आपके पास, जी कॉस थीटा एल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा है बेटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, और ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये जी आ जाएगा नीचे, यानी अंडर रूट ऑफ ये 2 पाई बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, एल कॉस थीटा अपॉन जी। कोई आंसर है क्या, सी वाला ऑप्शन सही होगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी वाला अंडर रूट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कांस्टेंट रेडियस आर सच दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम, AC इज इक्वल टू, ये बेटा एक ही में है, ये कंप्लीट एक टर्म है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर, वेयर k इज कांस्टेंट द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है k स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो k स्क्वायर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और इसका लीनियर से रिलेशन होता है v स्क्वायर अपॉन आर, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर, इतना होता है भाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, v की वैल्यू हो जाएगी k आर टी। ठीक, वेलोसिटी आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर डिलीवर्ड, तो पावर इज इक्वल टू होता है w बाई टी। ठीक है, और w इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, फोर्स इंटू पावर होता है w बाई टी, या पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ वी हम ये लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां से निकालते हैं, v दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि f इज इक्वल टू ma होता है, तो यहां से हमें f चाहिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt, t का 1 k r आ जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ma, और a क्या है, F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ma, ma ये इतना है, मास कितना दे रखा है, m ही दे रखा है, m के r हो जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो पावर हो जाएगा वो आ गया, एक्चुअली ये f है, तो आ गया f इंटू वी, तो f हमारे पास कितना आया, m k r, और v आ गया k r t, ओवरऑल क्या आ गया, m k स्क्वायर r स्क्वायर t, ये कहीं पे है क्या, कहीं पे है क्या, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 175, अ ब्लॉक फॉलोज द पाथ एज शोन इन फिगर फ्रॉम हाइट h, इफ रेडियस ऑफ सर्किल पाथ इज r, देन रिलेशन होल्ड गुड टू कंप्लीट फुल सर्किल इज। तो बेटा यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको रिलेशन देखना होगा वर्टिकल सर्किल के लिए, कि कोई भी बॉडी अगर यहां से चलती है और इसको यहां पे पहुंचना है, तो यहां पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 5g r होती है, मिनिमम इतना कम से कम देंगे तब हम यहां तक पहुंच पाएंगे।
तो इसका रिलेशन H से है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ये हमारे A नाम दे दें और यहाँ B दे दें, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट हो रहा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे m से m कट गया और हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच। ठीक है, तो ये v स्क्वायर मिनिमम जो होता है यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 5g r होता है। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5g r इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी एच हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा, g से g कट जाएगा और h की वैल्यू आएगी कितना, 5/2 r आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी, h की मिनिमम वैल्यू। अगर हम h को और ज्यादा बढ़ा दें तो यहाँ पे स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दैट मींस इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी और ज्यादा। अगर उस केस में क्या होगा, यहां तक तो पहुंचेगा, अब इसके आगे भी मूव कर जाएगा, यानी जो ये h होना चाहिए कम से कम तो इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, 5r/2। कॉन्सेप्चुअली करेंगे इस क्वेश्चन को तो बड़ी इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम टाइड अप विथ 10/3 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग रोटेट इन अ वर्टिकल सर्किल इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग इज 4। मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो बेटा ध्यान दीजिएगा जरा, ये वर्टिकल सर्किल में इसको हम रोटेट करा रहे हैं, यानी यहां से कहीं बांधे हुए हैं और इसको रोटेट करा रहे हैं। और इसने कहा है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो 4 है। तो मैक्सिमम मिनिमम को अगर हम T2/T1 के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड 4, यानी हमारे पास T2 इज इक्वल टू आया है कितना, 4 टाइम्स ऑफ T1। और जो इनका अंतर होता है, डिफरेंस जो है वो 6 mg के बराबर होता है। तो T2 माइनस T1 जो होता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 mg। ये याद रखना है, याद रखेंगे तो आसानी से आपने वर्टिकल सर्किल में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, सॉरी ये T4 नहीं, ये T2 लिखा है, तो यहाँ पे T2 की जगह 4T1 लिख लें तो 4T1 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 mg अपने को दिख रहा, यानी कितना, 3T1 इज इक्वल टू 6 mg दिख रहा, यानी T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 mg हो गई। ठीक है, अब ये पार्टिकल जब देखिए बेटा, अब ये जो पार्टिकल ऊपर पहुंचेगा तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा क्या, mg, और साथ ही साथ इसमें टेंशन, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अगर हमें सर्किल पे मूव करना है तो हमें कम से कम एक फोर्स चाहिए ही चाहिए जो कि सेंटर की ओर हमेशा लगता है, दैट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कोई नया फोर्स नहीं है, जहां पे जो फोर्स काम कर रहा है उसी से ये ले लेता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, mg प्लस T1। ठीक है, mg प्लस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन, ये मिनिमम वाला होता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपको T1 वैसे दिखेगा, इसमें से mg माइनस होता हुआ नीचे की तरफ प्लस होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये mg हो जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ mg और इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा आप तो कर ले जाओगे आसानी से। ठीक है, तो 3 mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r की जगह वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट ही कर देता हूँ, 10/3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारे पास, 3 इंटू 10 और इंटू 10/3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 3 कट गया, v की वैल्यू 10 आ जाएगी, ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 177 है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। ये तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन देखो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk होता है। ठीक है, तो P1 को हम लोग ले लेते हैं 2mk, ये अंडर रूट में इतना हो गया। अब ये k को क्या कर रहा, 300% इंक्रीज करा दे रहा। ठीक है, बाई, यानी पहले जो था उसमें 300% और बढ़ गया। 300% का मतलब होता है क्या, 3 टाइम्स। तो P2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mk और प्लस इसमें 3k और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 4k हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 2m और 4k
4 ये बाहर आके 2 हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ 2m के, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ P1, ये हो गया हमारे पास। तो चेंज इन हमारे पास मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, यही परसेंटेज बनेगा। यानी 2P1 माइनस P1 अपॉन P1, कितना P1 कॉमन लेके कट जाएगा इंटू 100, 2 माइनस 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 कितना हो गया 100%। तो ये 100% मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या है हमारे पास, वह मास m is revolving in a vertical circle at end of a string of length 20 centimeter. By how much time does the tension of the string at the lowest point exceed the tension at the uppermost point? यानी नीचे से ऊपर जाने में कितना चेंज होता है। तो पहले हम लोग कर चुके थे, डायरेक्ट हमने बताया था 6 mg होता है चेंज, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम का जो अंतर होता है 6 mg। अगर आप डायरेक्ट याद रखिए, वैसे मैं यहाँ सोल्यूशन भी बता दे रहा हूँ इसको, तो ध्यान दीजिएगा बेटा जरा। यहाँ पे अगर हम ये देखें वर्टिकल सर्किल में, तो लोवेस्ट पॉइंट पे मास नीचे की तरफ क्या काम करेगा mg, और ऊपर की तरफ टेंशन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ l है, तो आपके पास कितना हो जाएगा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, तो आएगा T लोवेस्ट पॉइंट पे T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। और जब ये चला जाएगा इस पॉइंट पे, तो mg भी नीचे की तरफ काम करेगा और टेंशन भी नीचे की तरफ काम करेगा। उस केस में T प्लस mg इज इक्वल टू आएगा, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और ऊपर की तरफ गया तो वेलोसिटी v2 हो गया, तो ये हो जाएगा mv2 स्क्वायर अपॉन l, इतना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे टेंशन नीचे जो था वो T1 और ऊपर की तरफ टेंशन T2 ले लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा T1 माइनस T2 कितना होगा, ये इस पे हमने T1 ले लिया है और ये ऊपर की तरफ T2 ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट पे जो टेंशन है इधर जाके प्लस होगा, ज्यादा होगा, और ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन कम होगा। यानी T1 माइनस T2 अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, T1 ये वैल्यू है और T2 ये वैल्यू है, ठीक है। तो T1 माइनस T2 हम करना चाह रहे हैं, तो ये mg हो जाएगा और इधर जाके माइनस mg हो जाएगा। यानी ये हमारे पास m बाई l कॉमन होगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस, ठीक है, ये प्लस होगा, इधर जाके माइनस, माइनस करेंगे ये भी प्लस, यानी प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg आ जाएगा। यहाँ पे बात फंस रही है, यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v2, यानी यहाँ से वेलोसिटी जो हमारी v1 चली और यहाँ जाके ये v2 हो गई। ध्यान दीजिएगा इधर डायरेक्शन इधर, ये इधर की तरफ है। फॉर्मूला एक हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस का 2gh होता है, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए फाइनल पे ये जाके v2 स्क्वायर और इनिशियल v1 स्क्वायर और ऊपर जा रहा माइनस 2h की जगह कितना हो जाएगा, जब ये पूरा चलेगा तो ये लेंथ l है और इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये v यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ gl हो जाएगा। ये 4 टाइम्स ऑफ gl यहाँ पे रखेंगे तो l से l कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 mg और प्लस का 2 mg इधर चल रहा था, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 6 mg। तो हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है कि लोवेस्ट और अपर मोस्ट जो है उनके बीच में जो टेंशन का अंतर, या आप कहें मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में टेंशन का अंतर 6 mg होता है। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल स्प्रिंग with spring constant K is hung from the ceiling and the block of mass M is attached to its lower end. Mass M is released with a spring initially unstressed. Then the maximum extension in a string. तो भाई सीधा सीधा जब वो क्या होगा, एक्सटेंशन की बात करें तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए x डिस्टेंस ले लें तो mgx हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन x की बात कर रहे हैं तो हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। यहाँ से देखिए x और x कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास कितना बचा, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 mg और डिवाइडेड बाई k इक्वल टू x हो गया। यानी आंसर आ जाएगा 2 mg अपॉन k, 2 mg अपॉन k, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन 12 डेज। ये हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ ये द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ सैंपल डिकेड। ये इतना डिकेड है तो लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, लेफ्ट बचेगा 1 माइनस 7/8 यानी कितना 1/8, इतना लेफ्ट अमाउंट हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n0 हाफ टू द पावर n, है ना। लेफ्ट अमाउंट 1/8, n0 को 1 ले लिया और 1/2 n हो गया। ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 3 हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। n की वैल्यू 3 हो गई, है ना। तो टाइम पूछा है तो t इज इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ, दैट मीन्स 3 इंटू वॉट 12, यानी आ गया 36। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 181 में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इनर्शियल फोर्स व्हेन कंसीडर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, एन आउटसाइड ऑब्जर्वर बिल्कुल नहीं होगा, एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग विद द पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। तो ये पार्टिकल ही एक तरह का ये कैसा होता है, स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है। कितना स्यूडो फोर्स होता है, लगने आभासी बल होता है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे देखिए इन फिजन रिएक्शन दिस वन द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस वन, वेयर एज द 236 यूरेनियम इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टोटल एनर्जी लिबरेटेड विल बी। तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, ये लिबरेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो अंतर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितना बना हुआ है, प्रोडक्ट में क्या है 236 और इसकी है कितनी 7.6। प्रोडक्ट में क्या है 117 यानी 17 दूना 34, 234 और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8.5 और माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, रिएक्टेंट कितना है 236 है और इनटू कर दीजिए कितना 7.6, ठीक है। दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसी में आंसर आएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं है क्या, सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम देन ऑल्सो दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम मोमेंटम अगर सेम हो, मोमेंटम ये सेम हो सकता है यानी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यानी इसका m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, अरे भाई कैसे सेम होगी, मेरे को तो नहीं लग रही है सेम होगी, है ना। तो अगर सेम हो जाए तो क्या होना चाहिए, k1 अपॉन k2 का रेशियो हमेशा सेम आना चाहिए, 1 आना चाहिए मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, m1 v1 स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर m1 अपॉन m2 v2 अपॉन m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1, तो v2 बाई v1 कर लेते हैं, 1/2 तो कट जाएगा, ये v2 बाई v1 आ जाएगा और इंटू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, तो एक ही v2 कटेगा और एक v1 अपॉन v2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मतलब ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, कैसे नहीं भाई, मास हाफ mv स्क्वायर होता है तो मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, यानी स्टेटमेंट डी भी फॉल्स, डी होगा जिसमें स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है और 2 भी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ स्टोन इज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड इज रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर। At the certain instant of time, the stone is at its lowest position and has speed u. The magnitude of the change in velocity, ध्यान दीजिएगा, magnitude in the change in velocity as the reaches a position where the string is horizontal। यानी हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इसको हम किसी मतलब वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, इस तरह से हमने घुमाया और ये हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली कंडीशन में आएगा। जब यहाँ पे था तो इसकी स्पीड u थी, पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m u स्क्वायर होगी और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल 0 होगी।
जब यहाँ से चला होगा तो ये कितनी ऊंचाई ले लिया होगा, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही ऊंचाई के बराबर आ गया होगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgl होगी और कुछ वेलोसिटी भी इसके पास आ गई होगी और वो हाफ mv² हो गया होगा। ठीक है, जो यहाँ पे इधर की तरफ होगा और यहाँ पे इधर, यानी ये x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में, यानी इसके अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप। अब हमें यही जो वेलोसिटी दे रखी हैं इन्हीं का अंतर बताना है, इनका क्या निकालना है, चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक पोटेंशियल बराबर यहाँ का काइनेटिक पोटेंशियल, तो ये हाफ mu² बराबर mgl और प्लस हाफ mv² आएगा। ये कटा ये कटा ये कटा, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2gl हो जाएगा, v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2gl हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा u² माइनस 2gl, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u² माइनस 2gl। बेटा यहीं पे छोड़ नहीं देना, खुश होकर आंसर मत कर दीजिएगा। पूछा है वेलोसिटी का अंतर, यानी हमें निकालना है क्या, कहीं जगह है क्या, इधर ही करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अलग पेन से लिख देते हैं कि थोड़ा सा दिखेगा। यहाँ पे हमें निकालना है वेलोसिटी, यानी v2 माइनस, सॉरी ये जो v है माइनस v वेक्टर माइनस u वेक्टर, यही तो होगा। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, इसीलिए वेक्टर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v माइनस u, यानी ये वाला अलोंग j एक्सिस और वो वाला माइनस कितना x एक्सिस के अलोंग, यानी ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ u² माइनस 2gl j कैप और माइनस हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे u था ना स्पीड, u i कैप। ठीक, मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जो भी vx² प्लस vy²। तो इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसलिए अलग पेन से लिख रहे हैं कि आपको दिख सके, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, u² माइनस 2gl और माइनस सहित यहाँ पे लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस u का स्क्वायर प्लस का u², यानी ये 2u² हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ u² हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ u² माइनस 2gl, 2 कॉमन बाहर यहीं पे लिखा है, u² माइनस gl, यही ऑप्शन सही होगा। अब मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर ऑलवेज, एक प्रोजेक्टाइल अगर दूसरे से एक दूसरे को देखता है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, और मान लो ये कितना, ये प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को देख रहा, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट, तो यही वाला तो दिखेगा, ऊपर कहाँ दोनों जा रहे हो नहीं, यानी ये कैसे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन traveled down a smooth curved track AB joined to the rough horizontal surface. The rough surface has a frictional coefficient of 0.20 with the block. If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal surface, the distance it will move on the rough surface is. तो यहाँ पे है क्या, ये ब्लॉक यहाँ से छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे आया, इसके बाद इसको यहाँ पे रफ सरफेस मिल गया, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कितना दे रखा है, 0.20। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देख रहे हैं बेटा, ये हाइट पे है और यहाँ पे पहुंच जा रहा है, यानी यहाँ पे जितनी इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जा रही होगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही लगा ले कि mgh जो हो जाएगा वो हाफ mv² के बराबर हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, सॉरी ये g कट गया है, m कटेगा, 2gh हो जाएगा। ठीक, अब ये वेलोसिटी जैसे ही वहां पे क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, तो इस वेलोसिटी को ये क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा, डिक्रीज, यानी डी एक्सेलरेशन होने लगेगा, और फाइनली कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा। तो ये हो गया जो डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू जी होता है। कैसे, एफ बराबर एम ए, ठीक है, और एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर। तो एफ एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए वाले फॉर्मूले से, ठीक है, A इक्वल टू एफ अपॉन एम, जब पूरा रखेंगे तो A बराबर म्यू इंटू जी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वेलोसिटी और ये डी एक्सेलरेशन हो गया। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, कौन सा,
स्टॉपिंग डिस्टेंस अरे भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले से ही हम इससे नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as इससे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। फाइनल तो ये 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। तो वी स्क्वायर की जगह जब करोगे बेटा तो ये आगे कितना आ जाएगा 2gh, अंडर रूट गायब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन की जगह म्यू इंटू जी। अब वैल्यू रख लिया जाए जरा, ठीक है। तो 2 कितना आ जाएगा, म्यू, जी से जी कट गया है ना, जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी सीधे सीधे h आ गया हमारे पास h अपॉन म्यू। तो म्यू h हमारे पास कितना है, h ही देखो, और ये हमारे पास 0.20, पॉइंट हटाया 100 हो गया, 20 पंजे 100, यानी हाइट का 5 गुना। हाइट कितना है 1 मीटर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर, यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू रेडियोएक्टिव सोर्सेस A एंड B इनिशियली कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम। सोर्स A हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर एंड सोर्स B हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 आवर द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A टू दैट ऑफ B। तो ये जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n अपॉन टी हाफ होता है, ठीक है। n का मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा, n1 अपॉन n2 और इंटू टी हाफ फॉर, ये उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन टी हाफ फॉर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये बचा हुआ अमाउंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है क्या, n इक्वल टू n0 हाफ टू द पावर n, और इस n को हम क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ। तो n को क्या लिखेंगे, t अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो इसी को हम लिख रहे हैं t अपॉन टी हाफ, ठीक है ना। तो ये n1 कितना आ जाएगा भाई, n1 हमारे पास आ जाएगा, पहले के लिए टाइम जो दे रखा है कितने देर बाद, 2 आवर बाद, ठीक है। तो ये n0 है ना 1/2, ये 2 और पहले का हाफ लाइफ कितना दे रखा है 1 आवर, यानी अपॉन 1, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी पहली वैल्यू आएगी n0/4। n2 सिमिलरली कितना हो जाएगा, n0 हाफ, और क्या टाइम 2 है और दूसरे के लिए टी हाफ भी 2 है, यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी n0/2 आ जाएगी। सारी वैल्यू को रख दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, n1 की जगह हम रखेंगे n0/4 और n2 की जगह n0/2, ठीक है, और इंटू टी हाफ फॉर सेकेंड। सेकेंड का टी हाफ कितना था, सेकेंड का टी हाफ कितना था, सेकेंड का टी हाफ था हमारे पास बी वाले का, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ ए 1 आवर, ठीक है, और हाफ लाइफ 2 आवर था, ठीक है। तो सेकेंड वाले का 2 और इसका 1 है ना, तो ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी फटाक से बताइए भाई। क्लास वाली आदत है, जल्दी बताइए, आप तो बता ही चुके होंगे टेस्ट में। 2 2 जा 4, ये नीचे आएगा, 2 2 कट जाएगा, 1:1, ठीक है, 1:1, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन पूछा है बेटा, तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी नहीं दिया है, पंगेबाजी है, कोई बात नहीं। एक चक्कर लगाने में टाइम पीरियड दे रखा है, एक चक्कर कैसे लगाएगा, जब पूरा एक सरकमफेरेंस पे v वेलोसिटी से घूमेगा तभी तो लगाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई v। तो ये कितना हो गया, पॉइंट हटाया है ना, 0.2 है, पाई में नहीं लगा लेंगे, ठीक है, 0.2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, ये पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, है ना। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 5 10⁻⁻² अपॉन 10, 5 दूना 10, 1/2, 1/2 इंटू 10⁻⁻² आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो a वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन कितना r,
r कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 और ये 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। देखिए बेटा वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे 0.2 पाई हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू 2 पाई आर की जगह 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पाई से हमारा पाई कट गया, ये क्या हुआ, ये 0.2, ठीक है, इतना दे रखा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 अपॉन 5 दूना 10, 10 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। पॉइंट हटाया, एक और 10 बढ़ गया, तो ये 2 हो गया, ये 2, यानी हमारा ये पूरा 10 गायब हो गया, v इज इक्वल टू बच गया 1/2, ठीक है। a इक्वल टू होता है, हम क्या जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, तो वी स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इंटू 1 अपॉन आर यानी 5 इंटू 10⁻⁻2, ये ऊपर चला गया, यानी 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्लॉक मूविंग इन एयर एक्सप्लोड इन 2 पार्ट देन जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, तो जस्ट टूटेगा उसका, ठीक है, 2 पार्ट में जब टूटेगा द टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, ठीक है, इनलास्टिक कोलिजन की तरह मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होगी अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम negotiates a bank covered the radius 90 meter on the frictionless road, a banking angle is 45 speed of the car। तो आपको मालूम है क्या, अगर ये हमारे पास ये कार है, ये कार चल रही है, तो यहाँ पे इसकी तरफ हम अगर बैंकिंग कर देते हैं तो कंडीशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है, तो tan 45, ठीक है, और वी स्क्वायर हमको वी निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है 90 है, और इंटू जी 10 ले लीजिए, ठीक है ना, ये तो 1 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम एंड 500 ग्राम, वेलोसिटी 10 i कैप 5 j कैप मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इन मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है, ठीक है। तो m1 कितना है, ये है 2 अपॉन 1000, ठीक है, v1 की जगह 10 i कैप, और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, m2 जो है वो है 500, ठीक है, 3 i कैप और प्लस 5 j कैप, ठीक है, अपॉन कितना 1000 अपॉन कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 200 अपॉन 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 500 अपॉन 1000 कॉमन लेके 1 अपॉन 1000 कॉमन लेके पूरा कट जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास कितना बच जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये जो है 10 आई कैप है, तो 200 को 10 से करेंगे तो 2000 आई कैप, ठीक है, और 5 या 1500, ठीक है, 1500 2000 कितना हो गया 3500 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 2500 जे कैप आ जाएगा अपॉन 500 और 2 700 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 जीरो कॉमन लेके भी ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये अलग अलग कर लें तो 7 5 35, 5 आई कैप प्लस 25/7 जे कैप हो जाएगा, कहीं पे है क्या, ये सी ऑप्शन सही है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू फोर्स व्हिच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर, इफ इट स्टार्ट जर्नी फ्रॉम रेस्ट x इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 12, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कहीं भी ग्राफ दे रखा होता है, सबसे पहले वर्क डन निकालिए। वर्क डन क्या होता है, एरिया, जितना भी एरिया आ जाए वो पूरा कंप्लीट। मैं यहीं पे करता हूँ, ये देखिए 4 है और ये 10 है, तो ये ट्रायंगल बन रहा 1/4 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये 4 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 40। ये सिमिलरली 4 8 और 12 4 है और 1/2 है और ये 10 है, ठीक है, 2 दूना 4 10 दूना 20, तो 20 20 40 और 40 80,
टोटल वर्क डन आ गया आपके पास 80 जूल। और आपको मालूम है जो ये वर्क है फाइनली ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, एनर्जी में, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू ये 80, क्योंकि वर्क ही चेंज होगा, ये काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। m की वैल्यू कहीं दे रखी है क्या, 0.1, तो 1/2 इंटू 0.1 इंटू v² इज इक्वल टू 80। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, v², 8 दूना 16 यानी 160 डिवाइडेड बाई 0.1, ये हटेगा 1600, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा 40, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आ जाएगा। अगला है ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई अ लाइट थ्रेड from an elevator. The elevator is accelerating upward with uniform acceleration. The work done by tension on the block during T. तो टेंशन तो हमारे पास यही है, लगातार इस पे अटैच हुआ। डिस्प्लेसमेंट ये अगर यहाँ पे देखें तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इस फोर्स के लिए। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट कहीं से जुड़ी होगी, वो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा, तो ये वाला टेंशन कोई भी वर्क डन नहीं कराएगा। दैट मीन्स आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट x एज f इक्वल टू ax माइनस bx² वेयर a इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर एंड b इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर द फर्स्ट 1 मीटर, पहले 1 मीटर के लिए। तो बेटा देखिए ये कैसा फोर्स है, ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, और किसी वेरिएबल फोर्स जैसे जैसे x बदलेगा तो हमारा f बदलेगा, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx होता है, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में हमें निकालना है। f का फंक्शन क्या है, ax माइनस bx² और इंटू dx फ्रॉम 0 to 1, ठीक है ना। तो ये हम अलग अलग इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, a बाहर आ जाएगा और x का कितना हो जाएगा, x²/2 और 0 से लेके 1 के बीच में, माइनस b बाहर आ जाएगा, x² का x³ हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा। a की वैल्यू भी रख लेते हैं, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो ठीक है। तो ये 1 जब हम रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और माइनस ये 1, ये 1/3 हो जाएगा, यानी आ गया कितना, 1/2 माइनस 1/3, तो 3 2 जा 6, 3 2 माइनस 1 आ जाएगा 1/6 जूल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ फोर्स एक्ट ऑन 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस वन, वेयर इज द x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए बेटा, हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना ज्यादा आसान है। तो x इक्वल टू कितना है, 3t और माइनस 4t² और प्लस t³ तो यहाँ से वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो 3 माइनस 8t और प्लस 3t², ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास वेलोसिटी मिल गया। वेलोसिटी और वर्क डन कभी भी देखे तो आप मास भी दिया हुआ तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t बराबर 0 पे देख लें तो ये 3 हो जाएगा, और एट t इक्वल टू 4 पे देख लें, पहले 4 सेकेंड में के बीच में कहा गया है, तो 4 पे देखेंगे तो 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 24 और 4 चक 16 32 48, ठीक है 48। तो ये कितना होगा, 24 ही आएगा, और 24 25 26 27 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू आ जाएगा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हो जाएगा हाफ m और v2² माइनस v1²। तो हाफ m की जगह कितना दे रखा है, 3 डिवाइडेड बाई 1000 और ये 27 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या 3 का सीधे स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर नहीं लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक। उसके बाद अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, 27 कुछ गड़बड़ हो रहा, 27 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ वाला ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कैलकुलेशन में। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौक 32 होता है बेटा, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा, 32 है ना, 32। तो ये कितना हो जाएगा, 48 में से 32 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है, 16 और 3 19, तो ये 19 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे
ये 1000 को अभी रहने दीजिए, तो ये आ जाएगा 528 और 1000 ऊपर चला जाएगा तो 528 मिली जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन द लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इफ म्यू एस रिप्रेजेंटेड अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर ऑफ कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इन सर्कुलर मोशन। तो बेटा इसकी कंडीशन आपने पढ़ी होगी, सर्कुलर ट्रैक पे जब कोई भी कार को चलाया जाता है तो इसको चाहिए होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे इसको हमें किसके थ्रू हम दे रहे हैं, फ्रिक्शन ओनली। तो फ्रिक्शन ओनली के लिए जो म्यू एस एम जी होता है ये बड़ा और इक्वल होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, ठीक है ना। तो m से m तो कट ही गया, तो यहाँ पे हमें क्या है, सर्कुलर मोशन मैक्सिमम स्पीड यानी ये जो आ गया कितना, म्यू एस जी आर ग्रेटर ये कितना v स्क्वायर, तो अंडर रूट लग जाएगा इसको, यानी म्यू एस जी आर कहीं पे दिख रहा है क्या, म्यू एस जी आर, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। द स्टेबल न्यूक्लियर दैट हैज रेडियस 1/3 दैट ऑफ OS 189। तो बेटा एक फॉर्मूला होता था R इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3 समथिंग, यही वाला फॉर्मूला होता था। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R0 अपॉन R1 और ये अपॉन में आ जाएगा 189 और ये a 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये होल पावर 1/3 हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, ये जो R1 की वैल्यू है R0/3 दे रखी है, ठीक है ना, तो R0/3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये R0 कटेगा, 3 हो जाएगा 189 अपॉन a और ये 1/3 दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तो 3 3 9 होती है 27 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 189 अपॉन 27, 7 7 49, 7 9 14 4 18 यानी 7 आ जाएगा। तो मास नंबर 7 कहीं दिख रहा है क्या, 12 10 4 7 यानी Li, यही आंसर हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ux इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x। द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। देखिए बेटा इसमें करते क्या है कि अगर कहीं पे फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये हम लोग जानते हैं ना, कहीं पे फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो अगर ये स्टेबल अनस्टेबल यानी वो इक्विलिब्रियम को बताएगा। अब इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, 2 बार डिफरेंशिएट, सबसे पहले du/dx करिए, तो du/dx करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और -4 आ जाएगा, फिर d2u अपॉन dx2 करिए तो ये 2 आ जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, निगेटिव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एग्जैक्टली 0 देता तो हमारा क्या देता, ये देता न्यूट्रल। और हम इसको 0 को रख के इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जो कि 2 पहले से ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्मूथ हॉरिजॉन्टल नेल, कहीं से लटका दिया गया है, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ 0.2 मीटर, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी गिवन टू इट द लोवेस्ट पोजीशन सो दैट इट मे मूव द कंप्लीट वर्टिकल्स। यहाँ पे कम से कम कितना दिया जाए कि ये सर्किल कंप्लीट करे, तो √5 GR, पहले ही हम कहे थे, याद रखिएगा, √5 GR, R क्या है, रेडियस, तो ये √5 इंटू जी की वैल्यू कहीं कुछ दे रखी है क्या, तो 10 ही रख लेते हैं, 10 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25, ये कट गया, 100 हो जाएगा, 10 10 100 और 5 दूना 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये और 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, √12.25, यही आंसर हो जाएगा ए वाला। याद रखिएगा अलग अलग पॉइंट पे जो लोवेस्ट पे होता है √5 GR, और टेंशन बताया था, टेंशन मैक्सिमम मिनिमम का अंतर 6 mg, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग द पोजीशन r1 इज इक्वल टू दिस वन एंड द पोजीशन r2 इक्वल टू दिस वन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, f, अब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, सॉरी वर्क डन तो स्केलर होगा, F.S होता है, S भी लिख सकते हैं या डेल्टा R, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, .R2 माइनस R1, बिकॉज पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो F हमारे पास कहीं दे रखा है क्या, यहाँ पे देख ली बेटा, मिस प्रिंटिंग है, इस मिस प्रिंटिंग को सही कर देते हैं, ये टेक्निकल इशू हो गया है, ठीक है।
तो ये क्या है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ये आपके पेपर में बेटा दिया होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 4i कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप और डॉट। ठीक है, अब मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ R2 माइनस R1, तो 14 में से 3 गया कितना होगा डॉट। डॉट के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 11 आ जाएगा, 11i कैप प्लस, और ये 13 से 2 जाएगा, 13 में से 2 गया कितना हो जाएगा ये भी 11 जे कैप हो जाएगा। ये बेटा क्या होगा 9 और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 15, ये 15 के कैप हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, 11 चौक 44 हो जाएगा और 11 और प्लस जे कैप है तो ये भी 11 हो जाएगा और 15 तियां 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 और एक 45 10 55 हो जाएगा, 55 और 45 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 जूल, यही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा बाय बाय। होपफुली आपने अच्छा किया होगा पेपर में, और जो नहीं हुआ होगा उसको समझ के फिर से पेपर करें। ऑल द बेस्ट।